नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ में। आज यूएस फेड का फैसला आने वाला है। इसके पहले आज बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी करीब 40 अंक गिरकर 15,700 के नीचे बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। हालांकि निफ्टी बैंक आज हरे निशान में बंद हुए। दिन भर आज बाजार में कैसी रही हलचल, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। देखिए, आज मार्च को आप इस तरह से देखें कि एफओएमसी मीट से पहले बाजार में किसी तरह की भी वन साइडेड डायरेक्शनल मूव दिखी नहीं। एक टाइट रेंज में कारोबार हुआ। 15,700 एक बड़ा सपोर्ट था और उसके आसपास ही हम क्लोज हुए हैं। ट्रेडर्स यहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट सेकेंड हाफ तक मिड डे तक आपको रिकवरी दिखी। आपको लगा शायद यहाँ लॉन्ग्स इनिशिएट होंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स, न्यूज बेस्ड पॉकेट्स में ही आपको आज क्लियरली मोमेंटम सस्टेन्ड होते हुए दिखाई दे। इसके ऑपोजिट आप देखें तो मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, पीएसयू, सारी सरकारी कंपनी, चाहे पावर रिलेटेड हो, माइनिंग रिलेटेड हो, इन सब में आपको कहीं ना कहीं दबाव दिखाई दिया। आईटी पैक दबाव में, लार्ज कैप आईटी पैक दबाव में दिखा, हल्की मिड कैप आईटी में आपको कल से ही एक बाउंस बैक दिख रहा है। बड़े हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्होंने प्रेशर माउंट किया। सो कहीं से भी आपको ये रिस्पाइट नहीं दिखा। सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको आज एक्शन दिखा और बड़े डिसीजन एफओएमसी की मीट से पहले, उससे पहले बाजार में एक बड़ा मूव या वन साइडेड डायरेक्शन मिसिंग दिखाई दिए। गेनर्स कौन थे आज बाजार में? गेनर्स वो थे जिन्होंने बड़े शॉट्स बने थे 2 दिन पहले, लाइक बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ऑटो पैक ने अपनी पूरी रेजिलेंस दिखाई है। जब से हम देख रहे हैं कमोडिटी के प्राइस कूल ऑफ हुए हैं, क्योंकि कमोडिटी कंज्यूमर है, रॉ मटेरियल यूज होता है गाड़ियां बनाने में, इसलिए हमने ऑटो पैक को देखा और कैपेक्स की अनाउंसमेंट है। इनके लिए हेडविंड्स अब टेलविंड्स हो गए हैं। ये बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ऑटो पैक लगातार आप ट्रेंड में देख रहे हैं। आज के दिन भी ऑटो पैक में आपको वीकनेस नहीं दिखी। आपको इनफैक्ट टाटा मोटर्स जैसे काउंटर गेनर्स दिखाई दिए, हीरो मोटोकॉर्प, इनमें गेनर्स दिखाई दिए। फार्मा के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स प्रेशर था, बीटन डाउन हो गए थे, डिविस लैब जैसे काउंटर्स, और उसके अलावा थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव मोड में भी दिखा, तो ये आपको गेनर्स के तौर पर दिखाई दिए। एफएनओ में या फिर आप कुछ पर्टिकुलर थीम्स की अगर हम यहाँ बात करें तो कौन से वो स्टॉक्स थे जहां पर आपको एक्शन दिखा? गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स, एमजीएल, आईजीएल, इसके अलावा गुजरात गैस, इन सब में स्पेस काउंटर्स में आपको तेजी दिखाई दी क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं। यहाँ आपको तेजी दिखी। स्पेशलिटी केमिकल में आपको तेजी दिखाई दी। आपको टेक्सटाइल स्पेस काउंटर्स में अच्छी मूव दिखाई दी। रेमेंड जैसे काउंटर, ट्रेंड हो गया, आदित्य बिरला फैशन, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको तेजी। कैपिटल गुड्स का थीम अच्छे से बाजार में प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। तो सिलेक्टिव पॉकेट और बाजार में एक लार्ज कैप स्पेस में हेवी पॉकेट्स लाइक आईटी हो, मेटल हो, बैंक्स हो, यहाँ पर एक्शन नहीं दिखा क्योंकि बाजार बड़े एफओएमसी मीट डिसीजन पर डिपेंडेंट है टू टेक अनदर डायरेक्शन। पीएलआई योजना से कैपिटल गुड्स सेक्टर को कितना फायदा होगा? निवेश को लेकर क्या हालात हैं? साथ ही डिमांड में पहले के मुकाबले कितना सुधार आया है? इस पर दिग्गजों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। एक उम्मीद की किरण है कैपिटल गुड सेक्टर में। मैं नहीं बोलूंगा कि एक जोरदार कैपेक्स साइकिल रिकवरी दिख रही है, उसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी वीक है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल देखोगे ओवरऑल इंडस्ट्री का, वो अभी भी लगभग 70% के आसपास है। तो जब तक वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल 75-79 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जोरदार कैपेक्स साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। और ग्लोबली रिवाइवल कैपिटल गुड सेक्टर, जहाँ पे यूएस वगैरह में काफी फिस्कल स्टिमुलस के कारण कैपेक्स होने की उम्मीद थी, बट अगर डिमांड स्लो डाउन है तो थोड़ा कैपेक्स डिफरल हो सकता है। सो आई वुड से दैट उम्मीद है यहाँ पे सेक्टर में ऊपर आने की, जैसे गवर्नमेंट में जो फोकस मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के कारण एट द मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रही है। और हमें सोचना भी चाहिए कि कैपेक्स में लास्ट 4-5 साल में काफी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो रेशियो है वो काफी मात्रा में नीचे आया था, तो वहां पे इतना अभी नीचे आया तो यहाँ से थोड़ा इट कैन मूव अप। सो कॉशियसली हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है ये सेक्टर में। हालांकि वैल्यूएशंस ये कंपनीज की जो सेक्टर में है काफी ऊपर है, तो हमें ज्यादा वैल्यू ये सेक्टर में नहीं दिख रही, बट आउटलुक इंप्रूव होते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए इंडिया का जहाँ पे स्किल है और जहाँ पे इंडिया बेहतर करता है वो ऑफ कोर्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी है। तकरीबन हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बास्केट आप देखेंगे जिसको इंजीनियरिंग गुड्स बोलते हैं उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ऑटो एंसिलरी। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप जो हम अगर अब 17% ऑफ जीडीपी की बात करते हैं उसमें से तकरीबन 45 to 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑटो
ऑटो एंसिलरी। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं तो मुझे लगता है वो यहाँ पे तो क्लियरली आएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज यू सेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अगर आप आरबीआई का वीकस्ट सर्वे देखते हैं, हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है उसका जो लास्ट 10 ईयर एवरेज है वो 70 के आसपास है, और हम वहाँ 73 है, 73.3, और हम ऑलरेडी 72.9 के आसपास पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे स्लोली स्टेडली आपने ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये चेंज की बात करी। ये क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग चेंजेस हैं, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे दे आर इंचिंग अप, और मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में ये अपनी एवरेज के ऊपर चला जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो 2-3 तरह के केपेक्स की संभावना है यहाँ पे। पहला तो हम देख रहे हैं अपग्रेडेशन केपेक्स हो रहा है सब इंडस्ट्री में। आप देखेंगे एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, दुनिया की हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। यही कारण है पिछले 15 से 20 साल में जो कंपनीज टेक्नोलॉजी बेचती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या सर्विसेज हो, दे आर ओनली वंस हु आर मेकिंग मनी। वही जो है उन्हीं की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, और बाकी सारे सेक्टर जो हैं वो उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैबिनेट से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी मिल चुकी है। टेलीकॉम विभाग की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूरी मिल चुकी है। क्या है 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश आनंद। देखिए, एक मेजर डेवलपमेंट में यूनियन कैबिनेट मीटिंग जो कल पीएम मोदी ने चेयर करी थी, कैबिनेट ने डीओटी के 5G ऑक्शन के प्रपोजल को अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है उसके मुताबिक इन टोटल 72,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ऑक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होल्ड किया जाएगा वो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड में किया जाएगा। इसके अलावा अब 20 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन अपने जो भी उन्होंने बिड करा है स्पेक्ट्रम को यूज़ करने का। डीओटी ने जो अपना प्रपोजल भेजा था उसमें 30 साल का टाइम सजेस्ट किया था, लेकिन कैबिनेट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिर्फ 20 साल का समय दिया है स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट आती है प्राइवेट 5G नेटवर्क को लेकर, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अनुमति दे दी है कि वो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे और अपना खुद एक 5G प्राइवेट नेटवर्क बना पाएंगे। और ये जो इशू था, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं चाहते थे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अलाउ किया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो कैबिनेट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अलाउ कर दिया है। तो अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको 20 साल का समय दिया जाएगा जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है उसकी पेमेंट्स करने के लिए, और 10 साल के बाद जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने स्पेक्ट्रम को सरेंडर भी कर सकते हैं। और डीओटी ने जो टाइमलाइन दिया है उसके मुताबिक 26 जुलाई को सरकार 5G ऑक्शंस को होल्ड करेगी। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, जो बड़ी काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि 5G कब देश में रियलिटी बनेगा, उसी के चलते कैबिनेट ने 5G ऑक्शंस को अप्रूवल दे दिया है और 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को होल्ड किया जाएगा। जीएसटी स्लैब में बदलाव और दरों में कटौती को लेकर 17 जून को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के एजेंडे की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के मसले पर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है उसकी एक अहम बैठक 17 जून को होने जा रही है। 2:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर करेंगे। इस जीओएम का गठन इस बात के लिए हुआ है कि जीएसटी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है दरों से संबंधित, उसमें उसका फ्यूचर रोड मैप क्या हो, उसमें किस तरह के बदलाव जो है वो किए जाएं। जीओएम के सामने जो प्रस्ताव है उसमें सबसे अहम ये है कि जीएसटी स्ट्रक्चर में किस तरीके से बदलाव किया जाए। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि निचले स्लैब में है, क्या उनको हायर स्लैब में डालने की जरूरत है? जो हायर स्लैब के प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनको निचले स्लैब में डालने की जरूरत है? साथ ही साथ कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, यानी कि जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्या उनको जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है? ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर जीएम को विचार करना है और अपनी सिफारिशें जो है वो जीएसटी काउंसिल को सौंपनी है। इसके अलावा एक और अहम मसला है, वो है जीएसटी स्लैब के मर्जर से संबंधित। इस बात पर चर्चा चल रही है कि जो 12% का स्लैब है और जो 18% का स्लैब है, उन दोनों को मिलाकर 15% का स्लैब बना दिया जाए। इस पर भी जीओएम को आपस में विचार करना है और फिर सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को सौंपनी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से महंगाई का आलम इस वक्त देश में है, क्या ऐसे समय में जीएसटी दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव कर पाना संभव होगा? ये भी एक अहम मसला है जिस पर जीओएम को विचार करना है। साथ ही साथ अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, ज्यादातर
प्रोडक्ट है वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं, क्या उनको जीएसटी में इस वक्त लाया जा सकता है? और अगर लाया जाएगा तो फिर महंगाई में और बढ़ोतरी की संभावना जो है वो बन सकती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर जीओएम को चर्चा करना है और इस बात पर भी सहमति बनानी है कि क्या कुछ और वक्त तक दरों में बदलाव से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके लिए इंतजार किया जा सकता है। रेल मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले और टिकट दलालों के ऊपर नकेल कसने की पूरी तैयारी रेलवे ने कर ली है। क्या है रेलवे का इसके लिए एक्शन प्लान, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। भारतीय रेलवे में रेल टिकटों के दलालों का जो तंत्र है, साथ ही रेल टिकट का जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसको तोड़ने और रोकने के मकसद से रेल मंत्रालय जल्दी कदम उठा सकता है। और वो कदम कुछ यूं है कि जब आप रेल यात्रा कर रहे होंगे आने वाले वक्त में, तब आपके मोबाइल पे एक कॉल आएगी जो कि रेलवे की तरफ से की गई होगी और उसमें कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। मसलन आपने टिकट कहाँ से बुक करी है, क्या आपने ऑथराइज्ड रेल टिकट एजेंट के जरिए बुक किया है, आईआरसीटीसी के जरिए बुक किया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रेल टिकट दलाल के जरिए आपने टिकट बुक किया है। हालांकि इसमें कई पेंच जरूर हैं, लेकिन ये एक प्रयास है रेलवे का, ये कोशिश इस दिशा में है कि ये समझा जाए कि रेल टिकट दलालों का जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए कुछ जानकारी हासिल की जाए जिसमें रेल मुसाफिर जो है वो मदद कर सकते हैं। उसमें मंशा यही है कि मुसाफिरों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन वो जानकारी अगर मुहैया कराते हैं दलालों के खिलाफ, अनऑथराइज्ड एजेंट के खिलाफ, तो उस जानकारी का इस्तेमाल करके इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इस पूरी प्रक्रिया में सूत्रों के मुताबिक जो रेल सुरक्षा एजेंसी है आरपीएफ, उसकी भी मदद ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के मंशा यही है कि जो मुसाफिर हैं उनको रेल टिकट मुहैया कराना और साथ ही साथ जो रेल टिकट दलालों का और जो ब्लैक मार्केटिंग है टिकटों की, इसके पूरे तंत्र को तोड़ना वो रेलवे की मंशा, और इसी मंशा से इस अहम कदम पर विचार किया जा रहा है जिसको जल्द लागू किया जा सकता है। तो आने वाले वक्त में अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं तो इस तरीके के कॉल हो सकता है आपको आए, और उसके पीछे मकसद यही कि अगर आप सही जानकारी देंगे तो दलालों पर, ब्लैक मार्केटिंग पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार बढ़ती मांग के चलते डीजल का एक्सपोर्ट बैन कर सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की डिमांड में तेजी को देखते हुए इस विकल्प पर विचार कर रही है कि कुछ समय तक डीजल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए। अगर आप डिमांड के आंकड़ों पर नजर डालें तो सालाना आधार पर मई महीने में 39% से भी ज्यादा की तेजी आई है डिमांड में। वहीं मासिक आधार पर यानी कि अप्रैल महीने के मुकाबले इसमें करीब 2% की तेजी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि गवर्नमेंट का अनुमान ये है कि सिंचाई का सीजन शुरू होने के बाद डीजल डिमांड में और तेजी देखने को मिल रही है। जहां तक प्राइवेट कंपनियों का सवाल है, वो बेटर प्रॉफिट के लिए ज्यादा चंक जो डीजल प्रोड्यूस करते हैं उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में जो उनके रिटेल आउटलेट्स हैं उस पर सप्लाई में 50% से भी ज्यादा की कटौती निजी कंपनियों ने कर दी है। हालांकि इस गैप को जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो फिलअप कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी है, लेकिन प्रति लीटर जो लॉस है वो 23 से 25 रुपए के आसपास पहुंच गया है डीजल के ऊपर। हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में डीजल की शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है। लेकिन जिस तरीके से डिमांड में तेजी आ रही है और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है, उसको देखते हुए सरकार एहतियातन कदम उठा रही है, उस पर विचार कर रही है। और एक्सपोर्ट बैन के अलावा कई दूसरे विकल्प भी हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को लेकर भी राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है उसको नियंत्रण में रखने के लिए डीजल सब्सिडी देने पर भी विचार किया जाए। जैसा कि आपको पता है, रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई बाधित हुई है और यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में डीजल की खपत काफी बढ़ी है, जिसकी वजह से ये डिमांड सप्लाई में मिसमैच देखने को मिल रही है। पढ़ाई के लिए यूरोप जाने वाले छात्रों को वीजा में देरी का सामना करना पड़ रहा है। कारण कोविड के दौरान फ्रांस, यूके, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के दूतावासों के ज्यादातर कर्मचारी अपने अपने देश जा चुके हैं और उनमें से कई अब तक नहीं लौटे हैं। इसका खामियाजा उन भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है जो यूरोपीय देशों की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप भी फ्रांस
फ्रांस, यूके, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है तो आपको ये तैयारी कई महीने पहले ही शुरू करनी होगी, क्योंकि फिलहाल इन सभी देशों के वीजा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स हो या टूरिस्ट, टिकट बुक कराने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वीजा के लिए हफ्तों देरी हो रही है। वीजा और पासपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने वाली VFS ग्लोबल के मुताबिक भारत में अब रोजाना 20,000 से ज्यादा वीजा एप्लीकेशंस आ रही हैं, यानी प्री कोविड के स्तरों के करीब। लेकिन इतनी संख्या के लिए एम्बेसी में स्टाफ पर्याप्त नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक इन देशों के लिए डिमांड में भी 20% का उछाल आया है। पिछले साल 2022-21 में जून एंड सितंबर महीनों के बीच काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे वीज़ास के लिए। स्टूडेंट एक्सेप्टेंस भी काफ़ी था बहुत सारे कंट्रियों में जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो इस साल भी 22 में भी इन्हीं महीनों के बीच, जून से अक्टूबर के बीच काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। डिमांड काफ़ी हाई रहेगा। हमारी प्रिपरेशन रही है कि सारे जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी मिले। पिछले 2 साल से कई छात्रों ने विदेश में पढ़ाई के सपने को होल्ड पर रखा था, लेकिन अब महामारी के बाद जैसे ही देशों में एंट्री फिर शुरू हुई है, स्टूडेंट्स फिर पढ़ाई के लिए वीजा का आवेदन दे रहे हैं। वहीं ऐसे ट्रैवलर्स जो यूरोप जाने का प्लान पिछले 2 साल से कैंसिल कर रहे थे, उनकी ओर से भी डिमांड बढ़ी है। लेकिन कई एम्बेसी में कोविड के दौरान स्टाफ वापस अपने देश लौट चुके थे और इस कमी की वजह से भी वीजा देने में देरी हो रही है। डेनमार्क ने भारत से वीजा एक्सेप्टेंस 1 जुलाई तक रोका हुआ है। अमेरिका के लिए वीजा इंटरव्यू अब तक शुरू नहीं हुए हैं और ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक अगर इसमें तेजी भी आए तो ये सितंबर से पहले नहीं शुरू होंगे। फ्रांस में भी बैकलॉग की वजह से वीजा मिलने में समय लग रहा है। बॉर्डर्स मोस्टली सारे कंट्रीज ने खोल दिया है तो एकदम रश पड़ गया है, जिसकी वजह से ये एम्बेसियों संभाल नहीं पा रही हैं सारा रश। पहली बात तो ये है, दूसरी बात क्योंकि एकदम ये इकट्ठा आ गया है तो इसलिए भी नहीं संभाल पा रही हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने अपना स्टाफ, क्योंकि लॉकडाउन था, सारा स्टाफ उनके वापस चले गए जहाँ को भी वो बिलोंग करते थे। वीजा में देरी की वजह से कई लोगों को अपना ट्रैवल प्लान टालना पड़ा है, क्योंकि गर्मियों के सीजन को भारत में हॉलिडे सीजन माना जाता है। तो जो लोग विदेश यात्रा का प्लान बना रहे थे वो अब दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव्स का रुख कर रहे हैं। वीजा में देरी चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि समय पर मंजूरी ना मिलने या पासपोर्ट वापस ना आने पर पहले से बुक की गई टिकट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं और कैंसिलेशन चार्जेस भारी पड़ रहे हैं। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।